दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पराग कोश की संरचना तथा उसका विकास किस तरीके से होता है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो एंथर का जो डेवलपमेंट है, विकास है, पराग कोश की संरचना का जो विकास है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ देखना है। जो एंथर है, पराग कोश जिसको कहते हैं, या इसी को कहते हैं पोलेंसिक। चाहे आप एंथर कह लीजिए, चाहे पोलेंसिक कह लीजिए, चाहे परागकोश करिए, ये तीनों का तीनों सेम है। आवृत बीजी पौधे के नर प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये परागकोश। किसके? आवृत बीजी। आवृत बीजी देखिए, पौधे दो तरीके से होते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं अनावृत बीजी, और दूसरा जानते हैं आवृत बीजी। अनावृत से स्पष्ट है कि जिसमें आवरण क्या होगा? नहीं होगा। अनावृत है तो अनावरण। आवृत बीजी पौधे जिसमें आवरण पाया जाएगा। तो कह रहा है कि आवृत बीजी पौधे के नर प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये, क्योंकि इसके जो अंदर होते हैं वो पोलन ग्रेन या नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता है? मेल गेमिट का, या फिर कहते हैं नर युग्मक का निर्माण होता है। परागकोश की संरचना का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। परागकोश की संरचना के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें को देखेंगे। जब एक शिशु परागकोश की अनुप्रस्थ काट, टीएस जिसको बोलते हैं, इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तब हमको ज्ञात होता है कि उसमें समांग परिविभाजी कोशिकाओं जिसको बोलते हैं होमोजीनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, इसका जब जो समूह होता है उसके चारों तरफ क्या होते हैं? ये एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, उससे क्या होता है? वो ढका होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक जो परागकोश होते हैं, जिसको एंथर बोला जाता है, जो प्रत्येक प्रत्येक एंथर हो चाहे परागकोश हो, इसमें दो पालियां होती हैं। ठीक है, इसमें कितने पालियां होते हैं? दो पालियां, जिन्हें क्या कहते हैं? एंथर पाली कहते हैं। दोनों एंथर आपस में संयोजित होकर, कनेक्टिव होकर ये क्या होते हैं? साथ में आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं। प्रत्येक जो एंथर होंगे, ठीक है, ये जो परागकोष्ठ होते हैं, पोलन चेम्बर, तो ये क्या होते हैं? पोलन चेम्बर होते हैं। दो परागकोष्ठ होते हैं। लंबवत रूप से यदि देखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनली, तो ये लंबवत रूप से व्यवस्थित होते हैं। कौन? जो दो परागकोश होते हैं, तो उसमें परागकोश में पाए जाने वाले जो एंथर पॉली होते हैं वो। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रत्येक परागकोष्ठ होते हैं, प्रत्येक जो पोलन चेम्बर होते हैं, वो एक लघु बीजाणुधानी होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत से परागकण, जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं, वो या फिर कहेंगे लघु बीजाणु भरे रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो परागकोश होते हैं उसको द्विकोष्ठीय कहते हैं। द्विकोष्ठीय का मतलब होता है कि जिसमें दो कोष्ठ में वो बटा होता है। तो जो मालवेसी कुल के पौधे होते हैं वो परागकोश एक कोष्ठकीय होता है। ठीक है, जिसमें एक कोष्ठक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग परागकोश या लघु बीजाणुधानी के विभिन्न स्तर के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं इसमें विभिन्न स्तर क्या होते हैं। एपिडर्मिस की बात करेंगे तो यह एक स्तरीय बाहरी स्तर होता है। ठीक है, एपिडर्मिस देखिए, तीन स्तर किसी भी, यदि त्वचा को देखा जाए या बार डेक्स को देखा जाए या बाहर के आवरण को देखा जाए, वो तीन भाग में बटा होता है। कौन कौन से? तो देखिए इस तरीके से तीन भाग में ये बटा होगा। तो बीच वाले को क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस, चूंकि ये अंदर है, सॉरी, सबसे अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। बीच वाले को बोलते हैं मीजोडर्मिस। क्या बोलते हैं? मीजोडर्मिस। और बाहर वाले को बोलते हैं ये एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो बाह्य डर्मिस होता है वो कहाँ स्थित होता है? बाह्य स्तर में। एंडोथेसियम, यह एक स्तंभाकार कोशिका होती हैं। ठीक है, ये जो होते हैं परागकोश के स्फुटन में सहायक होते हैं। स्फुटन का मतलब होता है कि टूट फूट जाना। जब परागकोश क्या होता है? वो टूट फूट जाता है, उसको बोलेंगे। कहीं कहीं पर ये क्या हो जाते हैं? पतली होकर स्टोमियम का निर्माण कर देते हैं। ठीक है,
मध्य भित्ति क्या होते हैं, जो बीच में पाए जाते हैं, ये 2-3 कोशिका का मोटा स्तर होता है। ठीक, जो टेपेटम होता है यह पराग कोष्ठों के ठीक बाहर उपस्थित होता है। जो पोलन सेक होते हैं पराग कोष, उसके ठीक बाहर की ओर स्थित होता है। तो अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे, ये कुछ थ्योरिकल चीज़ें थी। अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि एक्चुअली में टेपेटम कहाँ पाया जाता है। अब बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की। तो जो लघु बीजाणुधानी होते हैं, टेपेटम के अंदर लघु बीजाणुधानी स्थित होते हैं। ठीक है, टेपेटम के अंदर। अब बात करते हैं जिनमें जो लघु बीजाणु होते हैं वो बहुत सारे उपस्थित होते हैं, या कहेंगे परागकण, परागण। तो ये क्या होते हैं, परागण इसमें भरे होते हैं। लघु बीजाणुधानी टेपिटम के अंदर स्थित होते हैं, जिनमें बहुत सारे परागण भरे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस डायग्राम में। तो अभी हमने जो चीज़ें थ्योरिकल में देखा वही चीज़ अब हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे। देखिए, पहला हमने एपिडर्मिस की बात की थी। तो एपिडर्मिस देखिए, ये जो लेयर है सबसे बाहरी लेयर है। ठीक है, तो सबसे बाहरी लेयर को क्या बोल रहा है, एपिडर्मी। ठीक है, बीच वाले जो लेयर हैं जो मोटी हैं, ठीक है, हमने देखा था कि जो एपिडर्मिस से भी क्या है, मोटे लेयर होते हैं, 2-3 लेयर में ये बटा होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथेसियम। ठीक है, इसी के मध्य भाग में जो ये भी क्या होते हैं, 3-4-5 लेयरों में ये आपस में बटे होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। चूंकि ये बीच में है तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। टेपेटम मिडिल लेयर के आंतरिक भाग को कहते हैं। हमने अभी देखा था लघु बीजाणुधानी के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, टेपेटम। तो ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से संरचना, तो उसको क्या बोलेंगे, टेपेटम बोलेंगे। पोलन सेक जो होता है वो टेपेटम के ठीक अंदर का जो एरिया होता है, ये खाली स्थान देख रहे हैं, वो है पोलन सेक। इसी में पाए जाते हैं छोटे छोटे मदर सेल, जो जा करके किसका निर्माण करते हैं, आगे डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम क्या, माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये डायग्राम समझ में आया होगा आपको। यही चीज़ें हमने थ्योरिकल में पहले देखा था। अब कुछ चीज़ें देखिए, हम लोग अभी देखे लघु बीजाणु जनन क्या होते हैं, दीर्घ बीजाणु जनन क्या होते हैं। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो जो लघु बीजाणुधानी होता है, जो लघु बीजाणु जनन होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्विगुणित पराग मातृ कोशिका, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, अभी हमने देखा था, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं। यानी जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसमें 4 प्रकार के माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो उसको बोलेंगे लघु बीजाणु जनन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके विकास के बारे में। तो इसके विकास के बारे में अगर देखेंगे तो जो लघु बीजाणु जनन होते हैं, बाद में वो किसका निर्माण करते हैं, परागकण का निर्माण कर लेते हैं। ये परागकण के रूप में ये विकसित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्थान। तो जो लघु बीजाणु जनन होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं, तो एंथर के भीतर ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग इसके परिणाम के बारे में जान लेते हैं, रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। हमने देखा कि जो लघु बीजाणु जनन है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितने लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं, 4 प्रकार के लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दीर्घ बीजाणु जनन के बारे में। दीर्घ बीजाणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया होते हैं जिसमें द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृ कोशिका या मदर सेल्स के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुधानी बनाते हैं। तो लघु बीजाणुधानी भी 4 बना रहे थे, गुरु बीजाणुधानी भी 4 बना रहे हैं। अगर विकास की बात करें तो गुरु बीजाणु के बाद केवल एक गुरु बीजाणु जीवित रहता है। ठीक है, उसमें तो क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी में जितने भी लघु बीजाणु रहते हैं वो सब के सब जीवित होकर के उसका निर्माण कर देते हैं। लेकिन जो दीर्घ बीजाणु जनन है उसमें केवल एक ही गुरु बीजाणु जीवित रहता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अगर स्थान की बात करें तो वो कहाँ पर पाया जाता है, बीजांड के भीतर पाया जाता है। अगर रिजल्ट की बात करें तो 4 गुरु बीजाणु बनते जरूर हैं, लेकिन केवल कितने जीवित रहते हैं, केवल एक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी अवस्थाएं लघु बीजाणुधानी। हमने देखा, ये स्ट्रक्चर देखा, लघु बीजाणुधानी कहाँ उपस्थित रहता है, ये सारे चीज़ें के बारे में देखा हम लोग।
ये परागकोश की संरचना के बारे में हम लोग हर एक चीज़ को देखे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में देखे, परागकोश की संरचना तथा विकास। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।